थोड़ी सी बात को आप समझिए, जो मैं महसूस करता हूँ, जो थोड़ा ज़्यादा आध्यात्मिकवादी रहते हैं वह देश समाज संस्कृति को भूल जाते हैं, पर जब हम समाज के और देश के ठेकेदार बन जाते हैं हम आध्यात्मिकता से विमुख हो जाते हैं। हमको बैलेंस की ज़रूरत है, ये ध्यान रख लेना। ये भाव तभी पैदा होगा, कम से कम उपासना अपने लिए तो हम करें। मैं नहीं कहता कि सब अपना बड़े बड़े मंदिर बना करके आरती करने बैठ जाओ। पतंजलि के पूरे परिसर में देखना, हम प्राचीन, सबसे प्राचीन विधाएं क्या थी? पंच महायज्ञ का विधान होता था, जहाँ पर ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवेश्वर देव यज्ञ और पितृ यज्ञ, यह प्राचीन काल की पंच यज्ञों का विधान था। वही विधान आज भी हम पालन करते हैं। देव पूजा, देव आराधना यज्ञ के द्वारा होता है, वो हम यही करते हैं। हमको बड़े बड़े अट्टालिकाओं की जरूरत नहीं है पूजा उपासना के लिए, क्षमा करना। ये कोने में 4 भगवान की अब कोई भी फोटो लगा करके भी आप बैठ करके अपनी बढ़िया आराधना कर सकते हो। तो उधर लग गए तो फिर महंत जी बनना पड़ेगा आपको। पर अपने लिए मत खोना कि चलो कहाँ फुर्सत है, इतना भी नहीं हो, बैलेंस हो। यदि इस बैलेंस के भाव में जियोगे तो समझ लेना कि मैं सबके लिए हूँ, मुझे इस संसार से कम चीज़ों में अपने जीवन का निर्वहन करना है। तो कभी ये भाव नहीं आएगा, कोई स्वार्थ नहीं आएगा। जितनी हम संसार की चीज़ों से लालायित रहते हैं, निबद्ध रहते हैं, समझ लेना संसार में आप उतने ही बंधन से युक्त हैं। बंधन का मतलब क्या है? संसार की पदार्थों की, संसार की चीज़ों की चाहना, वही बंधन है। जितनी चाहत गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाहत होनी चाहिए किसकी? देश की, संस्कृति की, राष्ट्र की, परंपराओं की, मूल्यों की, आदर्श की। उसके लिए बेचैन रहो। यदि उसकी भी चाहत मिट गई तो फिर तो बेकार हो गए। तो बेकार भी नहीं होना है हमको, पर हमको ये ध्यान रखना है किसकी चाहत हमको रखनी है, किसकी चाहत हमको नहीं रखनी है, यह सुनिश्चित हमको करना है। ये आपका हुआ स्वार्थ से परे सभी अपने, अपना कोई नहीं, यह मानस बने। अब अगली बात पे आइए। कार्य पर अटूट निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण भाव, अथक परिश्रम की तैयारी, आत्मविश्वास, समाज के सभी सुख दुख से समरस होकर के काम करने की प्रवृत्ति। ये बड़ी सी बात है, इसको समझ लो आप। जब हमारा कार्य किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, एक उद्देश्य और लक्ष्य के लिए है, तो फिर सुख दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलताएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। कार्य सहज होता तो सभी लोग कर लेते ना। घर से निकलना इतना इजी होता तो दूसरे भी तो यहाँ पर होते। समय देना इतना सुगम होता तो दूसरे भी तो देते। तो यह सुगम कार्य नहीं है, दुर्गम कार्य है। तो इस दुर्गम पथ पे यदि आप आरूढ़ हो गए हो, फिर यदि तुमने सुख दुख की लालसा की ना, तो 2-4 कदम तो चल पाओगे, पर उससे आगे चलने के लिए कोई मार्ग तुमको दिखाई नहीं देगा। ये अभी से तुम अपने हृदय में गांठ बांध लेना मेरे भाइयों। वह रास्ता बहुत जटिल है, बहुत दुर्गम है। कुछ जो बहादुर लोग होते हैं ना, उस पथ पर ही आरूढ़ होकर के अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तुमने उस मार्ग का आलंबन किया है, ये कभी मत भूलना। इतना सहज नहीं है। यदि हमने ये जान लिया कि ये मार्ग जो है सहज नहीं है, सरल नहीं है, फिर वहाँ सुख दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि हमने मान लिया फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमने देखा, आप लोगों ने देखा, श्रद्धेय स्वामी जी ने, हम लोगों ने पूरे आंदोलन किए, पूरी जी जान से हिलाया, उन दुष्टों की जड़ें उखाड़ दी। आप सब जानते हैं हम लोगों ने क्या फेस किया होगा, हमारी आत्मा जानती है। एक एक पल, एक एक क्षण पर हमको पता था कि हमने जब गलत कर्म नहीं किए हैं, हमारा इंटेंशन और हमारा कर्म, हमारी प्रवृत्ति गलत नहीं है, तो हमारा कुछ बाल भी बांका नहीं हो सकता। और आज हमको गर्व है कि आप सबके हृदय में यदि हमारे लिए भावना है तो हमारे कार्यों की वजह से है। यदि कल तुम काम करोगे तो दुनिया में करोड़ों लोग तुम्हारे पीछे चलने के लिए, खड़े होने के लिए तैयार होंगे। ये अपने अंदर पैदा करिए।
हाँ, सुख दुख में मत अटकिए। अरे मर जाएंगे तो क्या बिगड़ेगा, फिर पैदा होके काम करेंगे। भाई हम हिंदू संस्कृति में पुनर्जन्म को तो मानते हैं, तो जल्दी क्या है। हम तो पढ़ते समय से ये श्लोक याद करते थे, कार्यम व साधयम देहम व पातयम। अरे कर तो लो। थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दिया, थोड़ी सी प्रतिकूलता दिखाई दी, अब आप इतने सारे आप लोग आए हैं, आप अच्छे काम करेंगे, जहाँ भी जाएंगे। अगले वाले में है जो संगठन में रिपोर्टिंग का एक सिस्टम होता है, हो सकता है कि आपका कार्य का मूल्यांकन सही से ना हो पाए, हो सकता है कि आपको दूसरा सही से ना समझ पाए। तो भाई तुम उनको दिखाने के लिए काम कर रहे थे या अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, देश के लिए काम कर रहे थे। तो यदि हम राष्ट्र के लिए जवाबदेह होंगे, हम देश के लिए जवाबदेह होंगे, हम यदि अपने पूर्वजों के लिए जवाबदेह होंगे, तो हम काम ही करेंगे। तो तुम्हारा जो प्रकाश है, तुम्हारे जो कार्य की जो ध्वनि है, वो जरूर पहुंचेगी। थोड़ी सी प्रतीक्षा तो करो, थोड़ा सा समय तो लगने दो। इस भाव से हमको काम करना है। 7वां पॉइंट कहते हैं संगठन के लिए स्वभाव में आवश्यक परिवर्तन करने की तैयारी। संगठन कैसे चलता है? हम भी बड़ा संगठन चलाते हैं, बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हो सकता है आप लोग भाई लोग भी, कई लोग संगठन से अपने से जुड़े हुए होंगे। तो 2 तरह से काम होता है संगठन में। एक तो स्वयं जानना, मैंने मान लिया कि ठीक है यह जीवन है, यह संस्कृति है, ये देश है, यह मेरे को इस तरह से जीना है, ये इजी है। पर जब मैं समाज में उतरता हूँ, 10 आदमियों के साथ मुझे खड़ा होना पड़ता है। मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं खड़ा नहीं हो सकता। मेरे पास इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि जिस भाव में मैं जी रहा हूँ, उस भाव को उसके अंदर भी कुछ कुछ डाल सकूं। तो उसके हिसाब से परिवर्तन करना पड़ेगा पहले। दूसरा, अब एक यहाँ का यूपी के को भाई को भेज दो वहाँ साउथ में, एक हरियाणा वाले को भेज दो आसाम में, वो अड़े कड़े करेगा, वो कहेगा ये क्या बोल रहा भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अब मैं छोटी सी बात बता दूं, नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत होंगे। तो एक दिन बोले, सुबह सुबह एक आया, बड़ा संकुचित से बोला रेडियो में एक कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था हिंदी में सुबह सुबह, उसका नाम बहुत खराब है। कार्यक्रम का नाम था बाल कार्यक्रम। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि शब्द जो है बंगाल वगैरह में उसका बहुत गलत अर्थ हो जाता है, हमारे लिए सामान्य है। वो बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि ये यदि आप नहीं कर पाए, संगठन के स्वभाव के अनुसार हमको देखना है। यदि आप देखो दुनिया में 2, 3, 4 जो परिवर्तन की स्थितियां मैं गिना देता हूं, सुन लो। या तो दुनिया को अपनी जैसा बना लो, अभी तो बने नहीं। या तो दुनिया के जैसे हो जाओ, वैसा भी नहीं होना। और या तो बिल्कुल फिर संघर्ष में रहो, उसमें भी नहीं रहना। नहीं तो छोड़ के भाग जाओ, तो भागना भी नहीं। ये 4 ही स्थितियाँ हैं जीवन में जीने के लिए। ये कहीं भी, परिवार में, समाज में, संगठन में, संस्था में, सब जगह ये 4 नियम लागू होते हैं। ये चारों चीज़ नहीं होने संगठन में, फिर क्या करें? बैलेंस करते हुए चलें। कुछ कुछ अपने अनुकूल बना लें, कुछ कुछ औरों के अनुकूल हो जाएं, कुछ कुछ अपने आप सीख लें, कुछ कुछ दूसरों को सिखा दें। बैलेंस हो। हमको गुणग्राही बनना है, सूखे पेड़ की तरह से नहीं, ठूंठ की तरह खड़ा रहना है। हाँ, नम्र वेदस की तरह हमको झुकना है। भाई जो मेरे अंदर गुण है, जो आपके अंदर गुण है, उसका तो हमको हमेशा उसका लाभ और फल मिलेगा ना। जो गुण नहीं है हमको उसको ग्रहण करना है। हमको यह दिखाने की जरूरत तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ये भी होता है संगठन में, तो भाई मैं बड़े पद पे हूँ, मेरा तो ये पद है, मेरा ये प्रोटोकॉल है, मेरे को सलूट मारो। अब बहुत सारे ऐसे भी हो जाते हैं कि मैं संगठन को अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे यहाँ संगठन में भी करीब 15 से 20 लाख कार्यकर्ता हैं। 1 लाख से ज़्यादा तो हमारी योग कक्षाएँ चलती हैं। कि कई बार हो जाता है कि ये तो प्रणाम नहीं करता, उसका बेचारे का फिर प्रमोशन ही रुक जाता है। हाँ, क्यों? बॉस नाराज हो गया। तो इन प्रवृत्ति में हमको नहीं जीना है, ये खतरनाक प्रवृत्तियां हैं। तो हमको, मैंने कहा ना, जब हमारी जवाबदेही और कहीं है ना, तो उन महापुरुषों के लिए काम करना है। बाकी तो सब व्यवस्था के लिए, कोई भी हम ऊपर नीचे हैं कोई बात नहीं, इस भाव से काम करना है। तो ये हो जाएगा संगठन के लिए स्वभाव में परिवर्तन, तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा। अगला है आपका 8, संयमित तथा स्वयं अनुशासित रहना महत्वपूर्ण।
ये मैं बता चुका हूँ आपको। क्योंकि अनुशासित हम नहीं होंगे, संयमित हम नहीं होंगे, तो आपका जो प्रभाव है ना, आपकी जो ऑरा है ना, आपका जो आभा मंडल है, वो कभी भी बड़ा नहीं बन पाएगा, कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। ये ध्यान रखना। और जो भी संगठन और संस्था में शीर्ष पर होते हैं ना, वो बहुत तप करने के बाद ही पहुंचते हैं। संघ में तो ये परंपरा है, आप सब जानते हैं, अन्यत्र भी है। क्योंकि तुमको किसी मठ का मठाधीश नहीं बनना है कि चाहे कैसा भी दोष है गुरुजी की गद्दी मिल गई। यहाँ गुरुजी की गद्दी नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपने आप को जितना तपाओगे, अपने आप को जितना संयमित और अनुशासित रखोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन भी उत्तम होगा, उस संगठन के लिए भी लाभकारी होगा, पूरे इस देश के जनता के लिए भी वह फलदायी होगा। ये कभी मत भूलना। इसलिए कभी भी गुणों के ग्रहण करने में, ऋषि दयानंद ने लिख रखा है कि असत्य को छोड़ने में और सत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। एक एक पल के लिए आप उद्यत रहिए, एक एक क्षण के लिए उद्यत रहिए। हर क्षण चिंतन करो कि बैठ करके, हम आज भी चिंतन करते हैं, हम पूर्ण नहीं हुए हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य में चलते चलते भी, क्योंकि यह जो यात्रा है ना, जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो मेरे भाई, कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि कर दिया 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में पूरा हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए हो सकता है कि मैंने तो 2 साल देने का संकल्प किया था, मेरे 2 साल पूरे हो गए, पर यह कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यह तो अनवरत एक सतत यात्रा है। यात्रा में तो कितने जीवन खप गए और कितने खपेंगे, तो भी यह यात्रा पूरी होने वाली नहीं है। तुम इस जन्म को भी सारा दे दोगे ना, तो भी पूरी नहीं होगी, अगले बार पैदा होकर के भी फिर लगना पड़ेगा। तो इस भाव से हम जिएंगे तो फिर जो है कभी भी अपना जीवन तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना। 9वां नंबर लिख रखा है, अपने निष्कलंक चारित्र्य से विश्वास का वातावरण बने तथा संपर्क में आने वाले व्यक्ति पर भी इसका उचित परिणाम होकर उसे भी इस प्रकार जीवन व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो। मैंने बता दिया आपको इस बात में। जैसा तुम संसार को देखना चाहते हो वैसा स्वयं बन जाओ, तो दुनिया फिर वैसे बनने लग जाएगी ना। हम सुधार तो चाहते हैं पर संसार का। ऐसे ही हमारी संस्कृति में, परिवारों में हम चाहते हैं कि रामकृष्ण पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, विवेकानंद स्वामी दयानंद बने पर पड़ोसी के घर में। किसी माँ बाप को सहन नहीं होता वो बाबा बन जाए, सन्यासी बन जाए, बड़ा कष्ट होता है, पर सन्यासी का सम्मान करते हैं। तो हमको स्वयं बनना है। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, हमारे यहाँ भी यही नियम था। आपका तो 2 साल 4 साल के संकल्प लेकर बैठे हो। हम जिस गुरुकुल में हम पढ़ते थे, गुरुकुल कालवा में, हरियाणा में, वहाँ था कि जो ब्रह्मचारी रहना चाहे वही गुरुकुल में पढ़ने के लिए आओ। हमारा यहाँ भी टोला है, हमने भी यहाँ व्यवस्था कर रखी है। 450 तो युवक हैं, 200 के लगभग बहनें हैं, 600 भाई बहन यहीं रहते हैं। अब बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कॉलेजों के पढ़े लिखे हैं, पूरा शास्त्र, दर्शन, व्याकरण, उपनिषद पढ़ते हैं पूरा। कुछ कुछ चले भी जाते हैं बीच में से, एकदम यूँ मोटी मोटी चोटी धोती और टनाटन। आप देखोगे ना उनको, बहनों को देखोगे, उनके प्रोग्रामों को देखोगे, आपको लगेगा युवा होता है ऐसा, आपको भी ऐसा बनना चाहिए। ठाठ से रहो, ऐसा दिखनी चाहिए। आप चलो ना तो धरती कांपनी चाहिए। ये है ब्रह्मचर्य का तेज। वस्त्र मत बदलो, ऐसे ही रहो, कोई बात नहीं, पर अंदर का तेज उन कपड़ों से भी बाहर झांकता हुआ दिखाई देने चाहिए। ये क्या मतलब मरियल से पड़े हैं, बीमार से पड़े, वो नहीं होना चाहिए। अरे तुमको देख करके दूसरों को प्रेरणा मिली, अब तो बिल ऐसा होना चाहिए। बैठे मुरझा, क्या हुआ? अरे वो पूर्णकालिक करने गए थे, वो हमको तो समझ में आया नहीं। अरे धन्य हो तुमको तो भेजा था दूसरों को समझाने के लिए, तुम ही कंफ्यूज हो गए। ऐसे नहीं रहना है। हाँ, तो थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट हो, एक आनंद का भाव हो, एक ऊर्जा का भाव हो। इस भाव में आपको जीना है। इसके अतिरिक्त जो है इस कार्य को निष्ठापूर्वक करना है। इसलिए व्यक्तिगत दिन कर्म, पुराने कर्मों को कार्य आवश्यकता अनुसार नए रूप में ढालना। दृढ़ता से कह सकते हैं 93 से लगभग हमारा सामाजिक जीवन शुरू होता है। तो तब से हम अनवरत लग रहे हैं, कभी छुट्टी नहीं करी, न सैटरडे, न संडे, न मंडे, कभी नहीं हुआ। हमने एक सूत्र बना लिया, विश्राम, कार्यांतर ही विश्राम है। आपको इस भाव से जीना है। विश्राम नहीं चाहिए एक दिन भी। विश्राम से विकृति पैदा होती है। आपको पिकनिक नहीं मनाना, हॉलीडे नहीं मनाना, वेकेशन नहीं मनानी, आपको कुछ नहीं चाहिए।
आप थक गए ना, कोई बात नहीं, शरीर है, थक जाता है, कार्य परिवर्तित कर दो। सोना नहीं है, विश्राम नहीं करना है। और दिन में तो कभी मत सोना। कई जगह पर आदत होती है, रोटी खा करके भी आदमी दिन में सोता है, और रात को भी 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना। कोई थोड़ा आलसी फरमा दिया तो 7 घंटा सो लेना। यदि 3, 4, 5 गुणों को आप धारण कर पाए, आप पूर्ण जीवन को बड़े आनंद के साथ जी सकते हो। समाज के लिए भी आप बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकते हो। बस ये कुछ गुणों को धारण कर लेना। पूर्णकालिक कार्यकर्ता संकल्पना, ये तुम्हारा मंत्र है। इस मंत्र की मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया। यह पतंजलि योगपीठ आपका परिवार है, आपकी ही संस्था है। हम उसी भाव में जीते हैं, उसी भाव में कार्य करते हैं, उस राष्ट्रवाद की विचारधारा में। कहीं पर भी आपको यहाँ पर 19 नहीं दिखाई देगा, 21 दिखाई देगा। इस परिसर से कुछ सीखो, कुछ ग्रहण करो, और आप जा कर के यहाँ से दिव्य और भव्य होकर के जाओ। मैं बाकी संस्था संगठन के विषय में ना कहता हुआ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आपके प्रशिक्षण भी बहुत होंगे, और भी संस्थाओं में और भी जगहों पर आपको जाना होगा, पर आप ऐसे बन करके जाओ। ये हमारे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं ना, इनको लगे कि जो एटम बम पतंजलि से बन करके निकले थे वो कहीं भी ना बने। बस यही हमारे लिए पुरस्कार होगा, यही हमारे लिए आपकी दक्षिणा होगी। हम और कुछ नहीं चाहते हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत मेरा अभिनंदन है, वंदन है। आप लोग बहुत महान बने, दिव्य बने। आपका जीवन इस राष्ट्र को बनाने के लिए, इस देश को खड़ा करने में एक आहुति के रूप में लगे, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पूर्णकालिक वर्ग के उद्घाटन कार्यक्रम में उद्घाटक के रूप में पधारे परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए मेरे युवा पूर्णकालिक बंधु और भगिनी, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि विद्यार्थी परिषद के आप सभी पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मां भारती की सेवा में लगे हैं, ऐसे सभी पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का ये अखिल भारतीय पूर्णकालिक वर्ग एक ऐसे स्थान पर हो रहा है जो विश्व स्तर पर एक आध्यात्मिक केंद्र और भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में, जहां से युवा निकलकर भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे पतंजलि योगपीठ के एक इस सभागार में हम सभी कार्यकर्ताओं का चिंतन होगा। मुझे लगता है कि इस आध्यात्मिक केंद्र में जो चिंतन होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस कार्य के लिए 1948 से काम कर रही है, वह कार्य तीव्र गति से इस वर्ग के बाद आगे बढ़ेगा। आचार्य जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1948 से देश भर में युवाओं के बीच में काम कर रही है। देश भर के युवा युवतियों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना और राष्ट्र का पुनर्निर्माण या लक्ष्य लेकर एक महान कार्य आज देश भर के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय केंद्रों में कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आज देश भर में लगभग 32 लाख के करीब सदस्यता है और एक दुनिया का एकमात्र छात्र संगठन है जिसकी इतनी बड़ी सदस्यता आज पूरे देश भर में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम सुदूर लद्दाख, लेह लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक सभी शिक्षण संस्थानों में है, चाहे वो आईआईटी के विद्यार्थी हो, चाहे आईआईएम के विद्यार्थी हो, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्र हो। आज सभी
छात्रों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम तेजी से बढ़ रहा है। स्वामी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का एकमात्र छात्र संगठन है जिसकी एक विशिष्ट प्रकार की कार्यपद्धति है। दुनिया में केवल यही एक छात्र संगठन है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों इकट्ठा मिलकर देश और समाज की तरक्की के लिए काम करते हैं। रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना, समाज के प्रति संवेदना जागृत करना और ऐसे अनेक युवा युवतियों को इस काम में लगाना, यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना काल से लेकर आज तक का इतिहास पढ़ें तो विद्यार्थी परिषद ने यहां विभिन्न स्थानों पर अपनी गतिविधियों के माध्यम से करके दिखाया है। जो भारत के जनमानस को एक स्वाभिमान की भावना जागृत करते हुए देश प्रेम और स्वदेश की बात बढ़ाने में जिस केंद्र का सबसे बड़ा नाम है, ऐसे केंद्र पर अपना यह वर्ग चलेगा। मुझे लगता है कि वर्ग होने के बाद हम सभी कार्यकर्ता नई स्फूर्ति के साथ, नए उत्साह के साथ अपने अपने स्थान पर जाएंगे और मां भारती की सेवा दोगुनी ताकत से अपने अपने स्थान में जाकर युवा और युवतियों में देश प्रेम की भावना जागृत करने में लगाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद। प्रास्ताविक करने हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं। आज इस अखिल भारतीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता वर्ग में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आचार्य बालकृष्ण जी, जिनको हम सब जानते हैं और केवल हम नहीं पूरा देश जानता है, और बहुत श्रद्धा के भाव से और बहुत गर्व के भाव से उनके प्रति सब लोग देखते हैं। आज हम लोगों का भाग्य है कि आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और इस वर्ग के उद्घाटन का पवित्र कार्य आपके पवित्र हाथों से संपन्न हुआ है। तो मैं और मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है कि मैं इसको और व्यक्त करूं। स्थान का भी महत्व होता है और बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए तो लोग तीर्थ क्षेत्र में जाते रहते हैं। और इसलिए हम सब लोगों को भी अपने वर्ग के निमित्त आज ऐसे ही एक सक्रिय आध्यात्मिक केंद्र के स्थान पर आने का अवसर मिला है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक शुभ अवसर है, क्योंकि भारत के उत्थान के बारे में सब लोग कहते हैं और वो निश्चित है, हम सब लोग उसके लिए संकल्पबद्ध है। ये जो केंद्र है ये उसका एक उदाहरण है कि कैसे देखते देखते वातावरण बदला जा सकता है और योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में और अपने स्वदेशी चिंतन के बारे में कैसे पूरे देश में एक आह्वान किया जाता है और वो किस तरह से पूरे देश के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये वास्तव में जब ये सारे कार्य को हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि हाँ, निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है और बदलाव आएगा। आज हम लोगों को यहाँ आने का अवसर मिला है। विद्यार्थी परिषद, जैसे कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेश ठाकुर जी ने बताया, सभी जानते हैं कि आजादी के पश्चात जब देश के युवाओं के सामने अब आगे क्या ये प्रश्न था कि आजादी मिल गई है, अब आगे उनकी भूमिका क्या रहेगी, और उस अवसर पर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका का एक उद्घोष किया गया कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। ये विद्यार्थी इस देश के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, निभा सकते हैं। उनको निश्चित दिशा देने के लिए एक अवसर की जरूरत है, ऐसे एक माहौल की जरूरत है, ऐसे एक मंचों की जरूरत है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होकर एक
विद्यार्थियों का राष्ट्रवादी आंदोलन जिसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रखा गया वो प्रारंभ हो गया। राष्ट्रीय विचारधारा और उसके प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं की एक फौज, एक परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं की अखंड श्रृंखला, उसके आधार पर यह कार्य यहां तक बढ़ा है। और आज भी यही विद्यार्थी परिषद के कार्य का आधार है।